हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की बुक का। चैप्टर का नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के मैं आपको आज 45 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताने वाला हूं जिसके सीबीएसई के टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है गाइज। 45 ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूं, विद आंसर आपको बताने वाला हूं, जो कि सीबीएसई के टर्म 1 में जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है ताकि आप एग्जाम टाइम पे जो है अपनी रिवीजन को बहुत ही अच्छे से कर सकें, ये भी जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। ठीक है जी, इसमें मैंने जो है 45 एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया है जिसमें आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे एमसीक्यूज में आपके कवर हो जाएंगे। इन 45 क्वेश्चनों को करने के बाद आप इस चैप्टर से टोटली फ्री हो जाएंगे। कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं रहेगा जो आप इसके अंदर अटेंड जो है नहीं कर सकते हैं। और वीडियो के बीच में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत ही गजब की चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको इसके स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को गाइज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा, बीच में मैं कभी भी बता दूंगा तो भैया आपका जो है मिस हो जाएगा, पता चला स्किप करके तुम आगे निकल गए, मैंने बता दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आँख नाक काल खोल कर सभी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है कि भैया इनमें से कौन सा जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले तो आपको भाई प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका भार दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है जी, पहले में लिखा हुआ है इनकम टैक्स, दूसरे में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरे में लिखा हुआ है प्रोडक्शन टैक्स और चौथे में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो भाई इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं ये आपके प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसका बर्डन हम दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकते, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में से किसे शामिल किया जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए राजकोषीय नीति क्या होती है, तब तो मैं आगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करूंगा। देखिए जी, आपको जो है दो पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें इस पे टोटली सरकार का कंट्रोल होता है, और मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें इस पे टोटली आरबीआई का कंट्रोल होता है। ठीक है, राजकोषीय नीति के अंदर सरकार अपनी आय और व्यय नीति के माध्यम से सब कुछ कंट्रोल करती है। ठीक है, तो कह रहा है इसके अंदर किसको शामिल किया जाएगा, इसमें सार्वजनिक ऋण को शामिल किया जाएगा या कर को शामिल किया जाएगा या सार्वजनिक व्यय को शामिल किया जाएगा, या इसमें से सभी को हम शामिल कर लेंगे। सो गाइस, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये राजकोषीय नीति के ही लिखे हुए हैं। सरकार इन सब के माध्यम से, इसी को ही राजकोषीय नीति कहते हैं, यही राजकोषीय नीति के घटक आपको दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन सब घटकों के माध्यम से सरकार क्या करती है अर्थव्यवस्था के अंदर, ये कह सकते हो न्यून मांग और अधिक मांग को जो है कंट्रोल में करके रखती है। तो इसका जो आंसर है इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा घाटा चालू वर्ष के व्यय तथा चालू वर्ष की प्राप्तियों के कारण सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। 3 तरीके के घाटे होते हैं गाइज, एक होता है प्राथमिक, एक होता है राजस्व और एक होता है राजकोषीय। तो जो प्राथमिक घाटा होता है ना, प्राथमिक घाटा आपको क्या बताता है कि जो सरकार के चालू वर्ष के जो व्यय हैं और चालू वर्ष की जो प्राप्तियां हैं इसके कारण सरकार को कितने उधार की नीड है उसको जो शो करता है, इसको प्राथमिक घाटा शो करता है कि ब्याज को छोड़कर सरकार को अभी करंट ईयर में कितने उधार की जरूरत है, कितने उधार की नीड है, उस चीज को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्राथमिक घाटा। ठीक है जी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आने के चांस कहीं ज्यादा हैं। उसके बाद कहता है कि जी प्रगतिशील कर जो है वो कर होता है जो आय बढ़ने पर घटता है, आय बढ़ने पर बढ़ता है, आय गिरने पर स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज प्रगतिशील कर वो कर होते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये भी जो है बढ़ते रहते हैं, उनको जो है प्रगतिशील कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इनमें से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर
ध्यान आकर्षित करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या बोला इसने, कह रहा है वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से सरकार को उधार लेना पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा रीज़न है या वो कौन सा घाटा है जिसकी वजह से सरकार को उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो मेरे भाई, चाहे राजकोषीय घाटा हो, चाहे प्राथमिक घाटा हो, चाहे राजस्व घाटा हो, इसमें से कोई सा भी घाटा हो, आपको जो है उधार कब लेना पड़ेगा, चाहे राजस्व हो, चाहे राजकोषीय हो या प्राथमिक हो। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अगर राजस्व घाटा हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, सरकार अपने राजस्व व्यय में कमी करे और उधार वगैरह ले ले तो ये ठीक होगा। राजकोषीय घाटा तो होता ही उधार के बराबर है, और प्राथमिक घाटा वो भी उधार को ही बताता है। तो ये तीनों ही रीजन है, तीनों ही घाटे ऐसे हैं जिसमें सरकार को उधार लेना पड़ जाता है। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है। यहाँ पे आपसे बेसिकली प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला पूछा गया है। तो प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है गाइज, ये होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। जितना भी आपने उधार लिया है, जितना भी आपने ऋण ले रखा है, उसमें से आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा है इस ईयर पे, वो अगर हम माइनस कर दें तो उस चीज़ को प्राथमिक घाटा कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद बोलता है प्रतिगामी कर कौन सा होता है। अभी ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें प्रगतिशील पूछा गया था, इसमें जो आपसे पूछा गया है इसमें प्रतिगामी पूछा गया है। प्रतिगामी कर वो कर होते हैं जो आय बढ़ने पर घटते हैं, ठीक है, और प्रगतिशील वो होते हैं जो आय बढ़ने पर बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि इसमें से कौन सा कर राजस्व है, ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा कर राजस्व है। टैक्स रिसिप्ट ये पूछ रहा है आपसे, टैक्स रिसिप्ट कौन सी है, ठीक है, कर वाली। देखो दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक होती है कर राजस्व, एक होती है गैर कर राजस्व। कर राजस्व वाली कौन सी लिखी हुई है, यहाँ लिखा है निर्यात शुल्क, लाभांश, ब्याज और फीस। तो भाई अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो ये जो रिसिप्ट है, ये नीचे की जो तीनों दे रखी है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये तो नॉन टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स की रिसिप्ट कौन सी है यहाँ पे, निर्यात शुल्क जो है, जैसे आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, जितने भी ये होते हैं, ये टैक्स रिसिप्ट है। ये तो नॉन टैक्स रिसिप्ट के एग्जाम्पल इसने नीचे दे रखे हैं। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। उसके बाद कहता है कि राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। राजस्व प्राप्तियों में क्या इंक्लूड होगा। तो राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है, एक होती है कर प्राप्तियां, एक होती है कर प्राप्तियां और एक होती है गैर कर प्राप्तियां। दो तरीके की राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो कर तो होगा ही होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे इसने जो लिख दिया ब्याज लिख दिया और लाभांश लिख दिया, ये गैर कर के एग्जाम्पल हो गए। तो राजस्व के अंदर तो दोनों ही आती हैं, कर वाली भी आती हैं और गैर कर वाली भी आती हैं। दोनों तरीके की प्राप्तियां जो हैं वो राजस्व प्राप्तियों के अंदर इंक्लूड होती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इसमें से कौन सा जो टैक्स है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जिसका भार दूसरे व्यक्ति पे नहीं टाला जा सकता, ठीक है जी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सारे के, और जीएसटी सबसे इम्पोर्टेंट, अब तो ये है ही नहीं, अब तो जीएसटी है। तो ये जो सारे के सारे वो हैं ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। पहले तो आपको पूंजीगत प्राप्तियां पता होनी चाहिए कि पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या हैं। ऐसे पैसे जो आपके एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने लोन ले लिया, ठीक है, तो इससे आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। या यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण की वसूली। ऋण की वसूली का मतलब आपने जिसको लोन दिया था उसने पैसे वापस कर दिए, तो आपके इससे एसेट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है, वो हमारा डेटर है, वो हमारा एसेट है। अगर वो पैसे वापस कर दे तो वो अब हमारा डेटर नहीं रहेगा, हमारे एसेट कम हो जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है अनुदान। अनुदान से कोई एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा
ए और सी दोनों, इससे भी हमारे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, इससे भी, ठीक है। इस वाले से लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है और इस वाले से एसेट इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए ए और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होगा। मतलब कि अगर सरकार पुल बनवा रही है तो वो पुल बनवाने से दो तरीके के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय कौन सा होता है, जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता। पूंजीगत व्यय कौन सा होता है, जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो जो पुल बन के आएगा वो एसेट है सरकार का, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये पूंजीगत व्यय का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय पूछा है उसने, पूंजीगत व्यय कौन सा बोला मैंने, पूंजीगत व्यय जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होंगे। पेंशन का भुगतान, आर्थिक सहायता का भुगतान, शेयरों की खरीद या आर्थिक सहायता। तो गाइज शेयरों की जो खरीद है, ये अगर सरकार शेयर खरीदती है तो इससे एसेट क्रिएट होंगे सरकार के पास, ठीक है। तो बाकी और जो तीनों दे रखे हैं वो ना ही एसेट पे इम्पैक्ट डालते ना ही लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते। तो पूंजीगत व्यय इसमें से कौन सा हो जाएगा, शेयरों की खरीद जो है ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। उसके बाद कहता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय कौन सा होता है, जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता। अब भवन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग एसेट है, मशीन खरीद ली एसेट है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इससे आपके एसेट बढ़ रहे हैं। ब्याज का भुगतान जो है ये आपका राजस्व व्यय का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि इससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है कि बजट क्या है। बजट सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा है, आर्थिक नीति का दस्तावेज है, नए कार्यक्रमों का विवरण है, या इसमें से सभी। तो गाइस बजट जो है इसमें से सभी सरकार के नए प्रोग्राम के बारे में भी बताता है, आय और व्यय नीति के बारे में भी बताता है, और आर्थिक नीति का दस्तावेज भी, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह हर चीज़ के बारे में आपको ये डिटरमाइन करता है, उसको सरकारी बजट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड खर्चों का भी हो रहा होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित, वास्तविक नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है, एस्टिमेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक वर्ड में और अनुमानित वर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। बजट जो होता है, क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कई बार घुमा के, बजट जो है ना वो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का, कि सरकार एक अंदाजा बता रही है, कि अप्रोक्सीमेट बता रही है कि इतना पैसा आ सकता है, इतना पैसा खर्च हो सकता है। एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, एक्चुअल उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल उससे कम भी हो सकता है। तो बजट आपको बताता है अनुमानित, ना कि वास्तविक। उसके बाद कहता है, अब बजट दो तरीके का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो कह रहा है असंतुलित बजट में क्या होता है, आय व्यय से अधिक होता है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, तो या घाटा ऋण या नोट को छापकर पूरा किया जाता है, या ए और बी दोनों। तो भाई असंतुलित बजट दो तरीके का होता है, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। या तो खर्चा रिसिप्ट से ज़्यादा होगा या खर्चा रिसिप्ट से कम होगा, एक घाटे का बजट और एक सरप्लस बजट। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, उसको असंतुलित बजट कहते हैं। तो ए और बी जो है इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद कहता है कि सरकार बजट के माध्यम से किस उद्देश्य को पूरे करने का प्रयास करती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बजट के ऊपर क्वेश्चन आना ये उद्देश्य हैं सरकारी बजट के, ठीक है। 6 से 7 उद्देश्य होते हैं, आर्थिक विकास भी करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सरकार बजट के माध्यम से इन सबको पूरा करना चाहती है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि बजट के संघटक निम्नलिखित में से क्या है। मतलब बजट के जो है, बजट के कंपोनेंट आपसे ये पूछ रहा है, संघटक मतलब कंपोनेंट। तो बजट आपको दो चीज़ों के बारे में बताता है, सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय। तो इसके दो घटक होते हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बजट के जो है दो घटक हो गए। उसके बाद कहता है, ये पूछ रहा था बजट के, अब पूछ रहा है बजट प्राप्तियों के संघटक जो है कितने होते हैं। अब बजट प्राप्तियों के पूछ रहा है, तो प्राप्तियां दो तरीके की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो कि
राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं करते, पूंजीगत वो होती है जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ए और बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, दोनों जो है प्राप्तियों के पार्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही व्यय भी दो तरीके का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो कहता है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। कर राजस्व के अंदर जो है क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। तो भाई जो कर होता है, कर जो है वो दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष वाले भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष वाले भी लिखे हुए हैं। तो उसने पूछा है कर राजस्व में क्या आएगा, टैक्स रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का होता है कर राजस्व। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है बजटीय घाटा जो है वह स्थिति होती है जिसमें सरकार का जो बजट का व्यय होता है वो बजट प्राप्तियों से कम होता है, बजट प्राप्तियों से ज़्यादा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो घाटा कब होगा, घाटा तब होता है जब सरकार के जो खर्चे हैं वो सरकार की प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ही तो घाटा होगा जब खर्चा ज़्यादा होगा और रिसिप्ट आपके पास कम आएगी। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में आता है, भी मैं ऊपर आपको फॉर्मूला बता रहा था। कह रहा है अगर प्राथमिक घाटा जो है, अगर प्राथमिक घाटा जो है वो इतना है और ब्याज का जो भुगतान है वो इतना है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो कितना होगा। तो भाई अभी मैंने आपको प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला बताया था, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगर आप उसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो राजकोषीय घाटे का वहां से फॉर्मूला बनेगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 7500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में एग्जाम में आने के चांस इसके जो हैं कहीं ज़्यादा हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए कोई भी परिसंपत्ति का सर्जन नहीं करते, कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालते वो राजस्व नेचर के होते हैं, ठीक है, और जो डालते हैं वो पूंजीगत नेचर के होते हैं। परिसंपत्तियों का मतलब होता है एसेट, कोई एसेट का सर्जन नहीं करते, कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। उसके बाद कहता है गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन के आने के जो चांस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहता है कि पूंजी बजट के अंदर क्या शामिल होता है। देखो दो तरीके का बजट होता है, राजस्व बजट और पूंजी बजट, ठीक है। राजस्व के अंदर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, और पूंजी बजट के अंदर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है कि कैपिटल बजट जो है, कैपिटल बजट जो है ये क्या होता है। उसके बाद कहता है कि कुल सरकारी व्यय जो है ना, कुल सरकारी व्यय योजना व्यय और योजनेतर व्यय का योग होता है। योजना व्यय या गैर योजना व्यय भी कह सकते हो या योजनेतर व्यय भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो कह रहा है जो सरकारी व्यय होता है ये इन दोनों का योग होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, पार्शली ट्रू है या पार्शली फॉल्स है। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। जो सरकारी व्यय जो होता है ना, कुल सरकारी व्यय, ये आप चाहे तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का योग कह लीजिए, ये भी बिल्कुल ठीक इक्वेशन है, ठीक है। या सरकारी व्यय योजना व्यय और गैर योजना व्यय या योजनेतर व्यय, इन दोनों का योग होता है, ये भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। या सरकारी व्यय डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सम होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकासात्मक और गैर विकासात्मक खर्चों का जो योग होता है वो सरकारी व्यय होता है। बट डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वाला तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो ये वाला हमारे सिलेबस में ये वो पूछ सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कहता है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट बिल्कुल ठीक होता है। डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग, ठीक है, तीन तरीके की होती है, एक होती है अंडर डेवलप, एक होती है डेवलपिंग और एक होती है डेवलप्ड। तो अभी यहाँ पे पूछा है विकासशील, तो जो विकासशील है उसके लिए घाटे का बजट ठीक रहेगा, मतलब जिसमें खर्चे ज़्यादा हो रही हैं, रिसिप्ट कम आ रही हैं, तो क्योंकि भाई तभी तो डेवलपमेंट कर पाएगी वो अच्छी तरीके से। जब सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी और रिसिप्ट कम आएगी तो विकासशील के लिए घाटे का बजट जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, छोटा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की जो अवधि होती है वो वार्षिक होती है, 1 साल की होती है, ठीक है। हर साल 1 फरवरी को जो है बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, ये आपसे वो है बोला गया है। कह रहा कौन सा जो व्यय है पूंजीगत व्यय है। तो मैंने आपको क्या बताया, पूंजीगत व्यय किसको कहते हैं, जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऋण का भुगतान अगर हमने कर दिया, हमने जिससे लोन लिया था, अगर हम उसको पैसे वापस कर दें तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कोई मशीन खरीद ली तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ब्याज का भुगतान जो होता है ना गाइस, वो राजस्व व्यय का एग्जांपल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो कंपोनेंट है ब्याज का भुगतान, ये कई बार आएगा, ये राजस्व व्यय होता है, क्योंकि इससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर है वो बी और सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो खर्चे हैं इससे आपके एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बजट जो है इसमें से कौन सा शब्द है, एक लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है, या इसमें से कोई नहीं। गाइज बजट जो एक्चुअल का जो आंसर है वो है फ्रेंच। बजट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। अगर आप सर्च भी करेंगे लैटिन वर्ड भी आएगा, बट पहले जो है वो फ्रेंच वर्ड है, बाद में वो लैटिन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है एक्चुअल में इसका आंसर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। गाइज ये आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज़्यादा है। आप राजकोषीय घाटे के जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि एक होता है स्फीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिक अंतराल, स्फीतिक जाल क्रिएट हो जाता है, भावी पीढ़ी पर बोझ हो जाता है, क्राउडिंग आउट की स्थिति सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके आप इम्प्लीकेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राजकोषीय घाटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा क्या होता है गाइज, राजकोषीय घाटे का मतलब सरकार ने जितना भी उधार लिया है उसको कहते हैं। तो अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेगी तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिक अंतराल क्रिएट होता है, मांग अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। 3 तरीके के घाटे में से ये वाला जो घाटा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बजट में हो सकता है क्या, आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, या इसमें से सभी। तो भाई रेवेन्यू डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट भी हो सकता है। सभी तरीके के डेफिसिट बजट के अंदर हो सकते हैं। घाटा 3 तरीके का होता है, तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। कुल प्राप्ति और ब्याज के भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा होता है। यहाँ पे जो गाइस ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 तरीके के घाटे होते हैं, तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे जो हैं इसने लिख दिए हैं। तो अगर आपको तीनों घाटे के फॉर्मूले अच्छे से पता हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ए वाली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का जो है यही फॉर्मूला होता है, कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ। तो 32वें का जो आंसर है वो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि असंतुलित बजट में क्या होगा। तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया शायद गलती से। असंतुलित बजट के अंदर मैंने बता चुका हूँ आपको, आय भी ज़्यादा हो सकता है वैसे, और आय कम भी हो सकती है वैसे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ए और बी जो है इसका आंसर है। अब बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में राजकोषीय अनुशासन अक्सर एक गंभीर चुनौती बना रहता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और 4 ऑप्शन इसने आपको यहाँ पे दे दिए, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स। तो गाइज मैं आपको ये बता रहा था कि भाई, मैं आपको बता रहा था कि मैं इसके बीच में आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप सरकारी बजट वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, 2 टॉपिक मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसके ऊपर इस बार एमसीक्यू कंपलसरी है एग्जाम में। इन दोनों टॉपिकों के ऊपर एमसीक्यू आएगा ही आएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो एमसीक्यू है, पहला जो है वो है राजकोषीय अनुशासन। इसके ऊपर जो एमसीक्यू है वो क्वेश्चन कंपलसरी है एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो ये टॉपिक है आपका, और दूसरा जो है वो टॉपिक का नाम है शून्य प्राथमिक घाटा। ये जो 2 टॉपिक है ना इस चैप्टर के, ठीक है,
आप इन दोनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से कवर करके जाइएगा। आई एम डैम श्योर कि इन दोनों के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप चाहे देख लीजिएगा एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये जो क्वेश्चन है, ये अभी एक एग्जाम हुआ था स्कूल के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन जो है आया था और कंपलसरी है ये टॉपिक, इस बार कंपलसरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको नहीं पता राजकोषीय अनुशासन क्या होता है तो भाई पहले तो आप राजकोषीय अनुशासन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है। राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है जब सरकार अपनी आय और व्यय इन दोनों में जब बैलेंस बनाने के लिए मेंटेन करती है, उसको राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। मतलब आय और व्यय, ना तो आय ज़्यादा है ना आय कम है, ना तो मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे ना खर्चे कम हो रहे, दोनों में बैलेंस है, तो उस चीज़ को राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। तो कह रहा है भारत के अंदर ये हमेशा एक चुनौती बनी रहती है, एक चैलेंज बना रहता है, कभी भी बैलेंस क्रिएट नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही सिचुएशन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई है। राजकोषीय अनुशासन और शून्य प्राथमिक घाटे पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि इसमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। उसने बोला राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो मतलब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी पूंजीगत है। भाई प्राप्तियां दो तरीके की होती हैं, एक राजस्व और एक पूंजीगत। उसने बोला राजस्व नहीं है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पूंजीगत कौन सी है भाई इसमें से। तो इसमें से जो पूंजीगत प्राप्ति है वो है ऋण की वसूली। ऋण की वसूली का मतलब क्या होता है कि सरकार ने जिसको लोन दिया था, अगर वो बंदा लोन वापस कर दे तो भैया वो हमारा अब डेटर नहीं रहेगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हमारे जो एसेट हैं वो अब कब हो जाएंगे, क्योंकि वो अब हमारा डेटर नहीं रहेगा। उसके बाद कहता है राजकोषीय घाटा किसके समान है। अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा है। देखो प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो वहां से अगर आप राजकोषीय घाटे का वैल्यू निकालेंगे तो वो ये इसके बराबर हो जाएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो ये जो सूत्र है ये एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी आ गया, एमसीक्यू भी आ गया और वहाँ पे भी पूछ लिया था थ्योरेटिकल। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वैसे तो तीनों घाटों के आप अच्छे से फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा, तीनों के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आने ही आना है, बट ये फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फोकस रखिएगा। उसके बाद कहता है कि भारत में संसद बजट को कब तक जो है एक्सेप्टेंस दे देता है, कब तक स्वीकृति दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है 31 मार्च तक इसको जो है स्वीकृति मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कहता है विनिवेश किसका उदाहरण है। ये भी गाइज एक रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि भैया विनिवेश जो है वो राजस्व प्राप्ति है या पूंजीगत प्राप्ति है, कर प्राप्ति है या गैर कर है। पहले तो भाई विनिवेश पता होना चाहिए, विनिवेश होता क्या है, तब तो मैं आगे बात करूंगा। विनिवेश का मतलब होता है जब सरकार अपनी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी उद्योग होते हैं, अगर उसके कुछ शेयर को बेच देती है, कुछ, सारे नहीं, कुछ शेयर को अगर बेच देती है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो पैसे तो आ जाएंगे सरकार के पास, लेकिन उससे एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि इससे आपके एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने शेयर्स को बेच दिया है। उसके बाद कहता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कहता है ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा नहीं हो सकता। कह रहा है अगर राजस्व घाटा नहीं हो रहा तो भाई राजकोषीय भी नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, पार्शली ट्रू है या पार्शली फॉल्स है। गाइज ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट नहीं लिखी गई है, क्योंकि राजस्व घाटा क्या होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इस चैप्टर को, राजस्व घाटा जो होता है वो होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। इसमें केवल राजस्व नेचर के आते हैं, ठीक है। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाता है तो वो राजस्व घाटा होता है, ठीक है। लेकिन राजकोषीय में क्या आता है, राजकोषीय में तो सब कुछ आता है, कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। इसमें सभी ने दोनों तरीके के खर्चे और दोनों तरीके की इनकम आती है, ठीक है। तो भाई ये इसमें घाटा हो या ना हो, राजकोषीय घाटा फिर भी पॉसिबल है। ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है बिल्कुल ही गलत लिखी गई है, ठीक है। इसके बिना ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है शून्य प्राथमिक घाटा राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये दो ऐसे टॉपिक हैं इस बारी जिसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, या तो राजकोषीय अनुशासन या शून्य प्राथमिक घाटा। ये मैं आपको बता चुका हूं।
कि एक ऐसी स्थिति जब सरकार अपने आय और व्यय में बैलेंस बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है, उसको कहते हैं शून्य प्राथमिक घाटा। क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। शून्य प्राथमिक घाटा एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें सरकार ने जो लोन ले रखा है उस पर ब्याज भी जाएगा, ठीक है। तो जब सरकार के पास ब्याज को देने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है, तो उस ब्याज के भुगतान के लिए जब सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, उस सिचुएशन को शून्य प्राथमिक घाटा कहते हैं। मतलब किसी अदर पर्पस के लिए, किसी अदर चीज के लिए सरकार लोन नहीं ले रही है, बस सरकार लोन क्यों ले रही है, इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन ले रही है, उस चीज को शून्य प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो शून्य प्राथमिक घाटा जो है वो राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक होता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब जो 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्हें शून्य प्राथमिक घाटे की डेफिनेशन लिखी है कि शून्य प्राथमिक घाटे से अभिप्राय सरकार को केवल इसलिए ऋण लेना पड़ रहा है ताकि वे अपने ब्याज के भुगतान के दायित्व को पूरा कर सके। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये, इसी को ही शून्य प्राथमिक घाटा कहते हैं। जब सरकार जो लोन है वो केवल इसलिए ले रही है ताकि इंटरेस्ट पे कर सके, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है, जो उधार उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इंटरेस्ट का, जो पहले से कर्जा चल रहा है उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है, जब उसको पे करने के लिए ऋण लिया जाता है, वो शून्य प्राथमिक घाटे की स्थिति कहलाती है और ये राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक होता है। बट अगले क्वेश्चन में कहता है कि उच्च प्राथमिक घाटा सरकार की राजकोषीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इससे आप, इसका मतलब ये है कि सरकार अपने राजकोषीय अनुशासन का पालन नहीं कर रही है। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है या ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। हाई प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय अनुशासन का पालन नहीं कर रही सरकार, ठीक है। शून्य प्राइमरी डेफिसिट, अपना अनुशासन का पालन कर रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, शून्य प्राथमिक घाटा होता है, क्या सब बता चुका हूं मैं आपको। फिर कहता है वेतन तथा पेंशन योजना व्यय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपको गाइस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए योजना व्यय क्या होता है और गैर योजना व्यय क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। योजना व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिसका लिंक हमारे 5 ईयर प्लान से है, ठीक है, या केंद्र सरकार राज्य सरकार को जितनी भी हेल्प करती है उससे है। तो ये जो आपको उदाहरण दे रखा है, ये उदाहरण जो है ये ना ही पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है और ना ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो हेल्प करती है ना ही उससे रिलेटेड है। ये जो खर्चा है ये गैर योजना व्यय का एग्जाम्पल है या योजनेतर का है, ना कि योजना व्यय का। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है। उसके बाद कहता है कि गैर योजना व्यय पंचवर्षीय योजना से संबंधित होते हैं। क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है? तो मैंने आपको क्या बोला, योजना व्यय कौन से होते हैं, जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड होते हैं या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो हेल्प कर रही है वो होते हैं योजना। गैर योजना कौन से होते हैं, जो ना तो हमारे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हैं और जो ना ही केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो हेल्प कर रही है उससे रिलेटेड है, वो तो गैर योजना वाले कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पे ये योजना व्यय होते हैं, ये तो गैर योजना नहीं होते। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है सकल राजकोषीय घाटे में क्या शामिल होता है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने यहाँ सकल वर्ड लगा दिया है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है राजकोषीय घाटे में क्या शामिल होगा। मैंने क्या बोला, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार जितना भी उधार लेती है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। तो सरकार उधार कहाँ कहाँ से ले सकती है, सरकार के पास उधार के 3 स्रोत होते हैं, 3 घटक हैं। आरबीआई से ले सकती है, दूसरे देशों से ले सकती है, घरेलू अर्थव्यवस्था से ले सकती है। इन तीनों से जो है उधार ले सकती है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 45 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। विद आंसर मैं आपको 45 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप इस चैप्टर से टोटली फ्री हो जाइए। अब आप इसका एक एक क्वेश्चन इसको अटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता है जो आपका इससे बनता है और आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। और 2-3 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ जिस पे आपको फोकस रखना है इस चैप्टर पे, राजकोषीय अनुशासन, शून्य प्राथमिक घाटा, ठीक है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर एमसीक्यू आया इस चैप्टर से तो भाई 2 टॉपिक तो ये हैं, इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग कहीं ना कहीं आपको ये दोनों टॉपिकों पर
आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है इस बात की, चाहे वो एमसीक्यू में बने, चाहे वो असर्शन रीजनिंग में बने, या फिल इन द ब्लैंक्स में बने, मैचिंग में बने, कहीं भी बने, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के चले जाइएगा। बाकी राजस्व व पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यही 3 बेसिक इसमें कॉमन सी चीज़ें हैं, पूरे चैप्टर में ये यूज़ होती है, क्या किसको कहते हैं, एसेट लायबिलिटी, ये ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है, किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर लीजिएगा www.rdclasses.online या rdclasses.online जो है ये भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं फ्री नोट्स के पास आप यहाँ पे आ जाएंगे, फ्री नोट्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, ये ऐड आ गया, इसको क्लोज कर देंगे ऐड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था पे, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे ये न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको इसको ओपन होने देना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये यहाँ पे पूरी लोड हो गई, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था। यहाँ डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन 45 क्वेश्चनों को आप गोल कर पी जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपने और कोई सी भी आपने जो है पीडीएफ अगर आपने नहीं डाउनलोड करी है, तो आप जो है ये सारी की सारी पीडीएफ यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के सारे मैंने डाल दिए हैं। चैप्टर 8 एक चैप्टर बस इसमें रह गया है, ग्रामीण विकास वाला। बाकी आपके ये सारे चैप्टर 9 जो हैं इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू आप जो है यहाँ से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप वीडियो आपको जो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।